साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, टेक्स्ट बुक ने अपने यूजर्स के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। और अपडेट ये है कि अब आपको 0 प्लेटफॉर्म फी देना है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एक पास से आप सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। जी हाँ साथियों, देखिए पास प्रो मैक्स, पास प्रो इलाइट, ये सारा सब कुछ केवल आपको एक ही पास में मिलेगा। फ्री अपग्रेड आपको करना है, केवल आपका जो ऐप है उसको आप अपडेट करिए, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ आपका जो है हैंडल्ड हो जाएगा। अब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन, देखिए एक आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिल रहा है। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, रियल टाइम डाउट सपोर्ट, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट और रैंकर्स टेस्ट सीरीज भी। ठीक है साथियों, पास प्रो मैक्स, पास प्रो इलाइट, यार सीरियसली कोई भी कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सा पास लेना है कौन सा नहीं। ठीक है, इमेजिन करो कि एसएससी का पास लिया, फिर सोचा कि यूपीएससी ट्राई करें, तो क्या नया पास खरीदोगे? ऐसा नहीं है, केवल एक ही पास में जो है ना आप सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, कोई भी ऐसी बात नहीं है। ये देखिए प्रो मैक्स इलाइट, ये कोई आईफोन लाइनअप नहीं थी, ये था साथियों टेक्स्ट बुक का पास सिस्टम। और सच ये है, ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता था कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अब सिर्फ एक पास में सब कुछ आपको मिल रहा है। तो यार अब सोच लो, वो दिन गए, अब अच्छे से जो है ना तैयारी करो, एक पास ले लो और वही सेम वैलिडिटी के साथ जो है आप अपनी तैयारी पे लग जाओ। तो अभी आप अपने ऐप को अपडेट करिए, सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली हैंडल्ड हो जाएगा। और जो साथियों, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आप सभी को पता है कि टेक्स्ट बुक जो है आपके लिए कितना बड़ा मैटर करता है आपके एग्ज़ाम को पार कराने में, आपकी तैयारी में। तो जल्दी से जाइए और ये इसका फ़ायदा उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। आज भी टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे प्रीवियस ईयर्स के, यानी अभी 2025-26 में जो आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। एक एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन इस बार 2026 में जो आपका पेपर होगा उसी में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक जो आप देखोगे वो 27 तारीख की साथियों थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 से 50 तक जो क्वेश्चन है वो आपके दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा संतृप्त है? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिकों में संतृप्त है, यानी कौन सा कार्बनिक यौगिक संतृप्त है, यही आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर केवल जो है ना साथियों ऑप्शन नंबर ए, देखिए ब्रोमोप्रोपेन जो है ये आपका संतृप्त है। बाकी देखिए ये प्रोपीन है, प्रोपाइन है, ये भी प्रोपीन है, तो ये सभी असंतृप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ब्रोमोप्रोपेन जो है ये आपका संतृप्त है, बाकी ये तीनों असंतृप्त है। 27 तारीख की साथियों 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें साथियों, टेक्स्ट बुक की ओर से बहुत ही बड़ा सेल आ रहा है जिसका नाम है पावर प्ले सेल, जो कि 28 मार्च से 31 मार्च तक रहेगा। ठीक है, आप साथियों टेक्स्ट बुक पास प्रो और पास प्रो मैक्स दोनों ही खरीद सकते हो। देखिए पास प्रो मैक्स आपको केवल 351 रुपये में मिल रहा है पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो है वो आपको केवल 307 रुपये में मिल रहा है। ध्यान से आपको ये कोड एंटर करना है XMART XMART, इससे आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जिनको भी टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो या पास प्रो मैक्स लेना है अभी ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल ऑफर है अभी। और आपका जो है साथियों ये कोड याद रखना XMART XMART, इससे आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी एग्ज़ाम की आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ बेस्ट कंटेंट आपको मिलता है। सभी एग्ज़ामों का PYQ बेस्ट टेस्ट, आप हर एक एग्ज़ाम का यहाँ अच्छे से मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आपकी अपनी तैयारी जांच सकते हो और आप एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हो। तो जाइए, रियल टाइम एग्ज़ाम में जो टेस्ट जो आप पेपर में देते हो वही टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। जाइए और प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी पर 4 चांद लगाइए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सभी साथी
जिनको भी परचेज करना है आप आसानी से जाकर बाय कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, बताइए। इनमें से किस में रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा ब्यूटेन में। साथियों ब्यूटेन जो होता है इसमें रिजु श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लीयता होती है? ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 से 25 जो आप देखोगे अभी वो आपकी 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लीयता होगी? तो इनमें से सबसे अधिक अम्लीयता होगी नींबू के रस का। नींबू का रस का पीएच मान लगभग 2.2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा? गैस में गैस, ठोस में ठोस, द्रव में ठोस या गैस में द्रव, बताइए। सबसे तेजी से विसरण को कौन दर्शाएगा? तो भाई गैस में गैस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विसरण वही सबसे अधिक दर्शाएगा जो कि ज़्यादा दूरी तक फैलेगा, और सबसे दूरी तक कौन फैलेगा? गैस में गैस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विद्युत ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच का संबंध क्या होता है? काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। विद्युत ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच का क्या संबंध होता है, बताइए। तो साथियों देखिए विद्युत ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच का संबंध क्या होता है यही आपको बताना है। तो भाई ऊर्जा, एनर्जी बराबर क्या होता है साथियों? पावर इनटू टाइम, यही होता है ना। एनर्जी यानी ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम, यही तो होता है ना। E इक्वल टू पी इंटू टी, यानी ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ लिखा हुआ है, सिंपली इसको हम आंसर करेंगे। आगे देखिए अगला सवाल है। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्यों? काफ़ी अच्छा सवाल है कि जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्यों, बताइए। देखिए जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि बंदूक की जो प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया होती है ना, देखिए बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है साथियों, जो न्यूटन के थर्ड लॉ का नियम का अनुसरण करता है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस विधि से जंग लगने से बचने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन शामिल होता है? काफ़ी अच्छा सवाल है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन शामिल होता है? तो करेक्ट होगा गैल्वेनीकरण में। भाई गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे, है ना। आगे देखिए सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? देखिए सबसे अधिक तो आपका उत्पादक होता है और सबसे कम पूछा है तो तृतीयक उपभोक्ता में सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, तृतीयक उपभोक्ता में। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग है जो यौन क्रिया यानी सेक्सुअल एक्ट के दौरान संचारित हो सकता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग है जो यौन क्रिया यानी सेक्सुअल एक्ट के दौरान संचारित हो सकती है? मधुमेह नहीं, कैंसर नहीं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नहीं। ऑप्शन नंबर डी उपर्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है साथियों न्यूमेरिकल था, बहुत ही बेसिक सा पूछा था कि 5 कूलम आवेश, ठीक है, Q को 15 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो भाई देखिएगा साथियों यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल था। आपको यहाँ कार्य निकालना था, सिंपल सा फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है। तो भाई यहाँ पर वर्क निकालना है। Q आवेश का मान 5 कूलम दिया हुआ था और यहाँ पर विभवांतर का मान आपको 15 दिया हुआ है, तो 15 × 75 जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप, ठीक है, पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है? काफ़ी अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन के द्वारा अलैंगिक रूप से देखिएगा पुनरुत्पादन करता है? देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है, ब्रायोफाइलम करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप है जो पर्ण के कोरों पर मुकुलन के द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है? तो ब्रायोफाइलम। देखिए ब्रायोफाइलम का जो साथियों ब्रायोफाइलम का जो पत्ती होती है ना, पत्ती, उस पर छोटी छोटी इस प्रकार की छिद्र होती है,
ठीक है। इस प्रकार से इस पर जो है मुकुलन बनता रहता है और ये टूटकर जब नीचे गिर जाता है तो वो एक नया पेड़ बन जाता है। याद रखना, ब्रायोफाइलम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v से किस सूत्र द्वारा संबंधित है? तो देखिए, लेंस में जो आवर्धन का मान होता है वो क्या होता है? लेंस में मैग्निफिकेशन का जो मान होता है वो आपका होता है v/u, ठीक है, v/u होता है u। तो v/u जहाँ भी है m = v/u, वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। यही अगर आपसे दर्पण में पूछा जाता तो m = होता -v/u, ठीक है। बस खाली यहाँ पर माइनस लग जाता दर्पण में, और लेंस में पूछे तो केवल v/u याद रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है? देखिए, जो गैस होते हैं उसका अभिलक्षण क्या होता है? गैस का कोई भी निश्चित आकार थोड़ी होता है, ना ही उसका कोई निश्चित आयतन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं, गैसों में यही तो अभिलक्षण होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हिंदी में आप सूत्रकणिका बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होती है, क्यों? बताइए, काफी अच्छा सवाल है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होती है, क्यों? देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो कम होता है भाई। अगला सवाल है, m kg द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी = होता है mgh। तो यहाँ पर द्रव्यमान जो है m ही दिया हुआ है तो m की जगह पर m, g तो आपका रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर ऊंचाई भी h दे रखा है तो mgh ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल है, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च तथा प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते? क्योंकि देखिए, कोशिका झिल्ली जो होती है ना, ये चयनात्मक पदार्थों के लिए ही पारगम्य होती है, कुछ चुने हुए पदार्थों को ही ये आने जाने देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण है? देखिए, किसी मेज पर मंद आघात करने पर ध्वनि या उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए, कंपन का आयाम छोटा होता है, क्योंकि कंपन का जो आयाम होता है वो छोटा होता है भाई। अगला सवाल है, HIV संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना? बताइए, HIV संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है HIV एरोजल के माध्यम से संचारित हो सकता है, बिल्कुल गलत। HIV यौन क्रियाओं से संचारित हो सकता है, बिल्कुल यही सही है, आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, जाहिर सी बात है गलत ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, एक फसल खेती की तुलना में देखिए अंतराशियन यानी जिसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं किस प्रकार लाभदायक होता है? तो साथियों, इंटरक्रॉपिंग आप सभी ने सुना होगा कि यहाँ पर कुछ गन्ना का पौधा लगा दिया, फिर भी यहाँ पर बीच में कुछ जो है ना गन्ने की जगह पर यहाँ पर मक्के का पौधा लगा दिया, फिर जो है यहाँ पर कुछ आपका दूसरा कुछ पौधा लगा दिया, तो इसी को इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग खेती बोलते हैं। इससे किस प्रकार का लाभ मिलता है? देखो, इससे इसी प्रकार का लाभ मिलता है, ऑप्शन नंबर डी, कि पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को यह रोकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, ठीक है, विराम अवस्था से यानी u का मान 0 है और 5 सेकंड तक समान रूप से
2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित होता है। एक्सेलरेशन का मान आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहीं पर अंतिम वेग यानी आपको v का मान निकालना है। तो गति का पहला समीकरण अगर हम लगाएं यहाँ v वगैरह v इक्वल टू होता है u प्लस at, ठीक है। तो u का मान तो 0 दिया हुआ है 0, a का मान 2 दे रखा है और t टाइम आपको कितना दे रखा है यहाँ पर टाइम आपको 5 सेकंड दे रखा है ना यहाँ 5 सेकंड के लिए। तो 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड यही आपका v का मान आएगा अंतिम वेग। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रभावित किया जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित किया जाता है, ठीक है, तो भाई कौन सा अवक्षेपित होता है, कौन सा अवक्षेप बनता है, यही आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए विशेष है क्योंकि उनमें स्वयं का डीएनए और स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है। इस आधार पर उसके क्या कार्य हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसको एक विचित्र कोशिकांग माना जाता है क्योंकि इसका एक स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। इस आधार पर उसका कार्य आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना, ये अपना स्वयं का कुछ प्रोटीन बनाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है आपका 40 सेंटीमीटर है। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी यानी जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र का मान आपको दे रखा है प्लस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको फोकस दूरी बेसिकली निकालना है कि इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी यानी फोकस दूरी निकालना है। और आप सभी को पता है कि फोकस दूरी बराबर होता है r/2। तो r दे रखा है प्लस 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी जो है प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अब जो क्वेश्चन है ये 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से साथियों ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से 50। देखिए क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्न में से किस प्रकार का नियम भी कहा जाता है। साथियों 28 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान से देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस रूप में, कौन सा नियम भी कहते हैं। तो भाई इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जड़त्व का नियम। अगला सवाल है, जड़त्व और द्रव्यमान के बीच, एक सेकंड छोटा कर देते हैं क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत ही बड़े बड़े हैं। देखो द्रव्यमान और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट को उचित ठहराता है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़े बड़े ऑप्शन भी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है, अर्थात यह अपनी विराम अवस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है। भाई ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन था कि जब बेरियम क्लोराइड को, ठीक है, सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। साथियों एनसीईआरटी में कुछ ही जो है रिएक्शन दी हुई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, उसमें से एक ये भी आपका दिया हुआ है जो कि दोहरा विस्थापन है, यानी दोहरा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। बताइए इनमें से कौन सा उदाहरण है जो वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, हानिकारक जीवाणुओं को निगलने तथा विघटित करने वाली एक श्वेत रुधिर कोशिका के रूप में। बिल्कुल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है। देखिए जब तरंग का आयाम बढ़ता है तो उसकी तरंग ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तरंग ऊर्जा में वृद्धि। अगला, हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में जो चरण है उसका अनुक्रम क्या है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, सबसे पहले मुकुल का आरंभ होता है, फिर मुकुल जो है वो परिपक्व होता है, फिर मुकुल का वियोजन होता है और फिर नई विष्टि या नई सृष्टि होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए
पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, भाई बिल्कुल निर्भर करता है। बी में लिखा है यह पृथ्वी के केंद्र से दूर कार्य करता है, नहीं, यह पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर नहीं करती, यह भी गलत है। यह एक अपकेंद्रीय बल होता है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल है, एक धात्विक चालक का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है? बताइए, एक धात्विक चालक का जो प्रतिरोध होता है वह इनमें से किसके साथ बढ़ता है? देखिए, एक धात्विक चालक का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है भाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, तापमान में वृद्धि के साथ। आगे देखिए, स्टेटमेंट वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कथन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के अनुदिश केंद्रित संकेंद्री वृत्त बनाती है, जो कि साथियों यहाँ बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है। ठीक है। कथन नंबर 2 में है इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन कीजिए। बताइए, ये जो रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है इसका अवलोकन करना है स्टेटमेंट वाइज। आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन आयोडीन के साथ कराया जा रहा है। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस रेडॉक्स अभिक्रिया का सही वर्णन करता है? कथन नंबर 1 है कि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण करता है। ठीक है, ए में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण से जो है ना, यहाँ पर सल्फर का निर्माण कर रहा है, ये सही है। 2 में लिखा हुआ है आयोडीन का अपचयन होता है जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, बिल्कुल हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ बन रहा है, जिससे हाइड्रोजन आयोडीन का जो है ना यहाँ पर अपचयन हो रहा है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला सवाल है, एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट को, ठीक है, एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया, हरा रसोई अपशिष्ट के लिए और नीला प्लास्टिक धातु और कांच के लिए। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है इससे कचरे की दुर्गंध कम होगी, नहीं। इसमें अपशिष्ट संग्रहता शीघ्रता से होता है, नहीं। इसमें उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है कि इसमें अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट से पृथक करने में सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई थी? बताइए। तो साथियों, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज हुई थी? भाई नाभिक की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सुकेंद्रीय कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है इसका मुख्य कार्य ऑप्शन नंबर ए कि कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को ये निर्देशित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी साफ साफ दिख रहा है, एक मेज पर रखी गई किताब। अगला सवाल है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है, देखिए, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैंगनी रंग सबसे अधिक बंकन करता है, यह किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, इसीलिए इसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है। भाई ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? काफी अच्छा सवाल है, बताइए। द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो याद रखना 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है स्टेटमेंट वाला, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा है कि अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा गलत है, ये चुनना है आपको। देखिए, 1 में लिखा है, ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है ये चुनना है। ए में लिखा है अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सत्य नहीं है, ठीक है। कौन सा सत्य नहीं है? तो ये तो सत्य है। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये जो है आपका सत्य नहीं है साथियों, क्योंकि अवतल लेंस द्वारा
अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो ये सत्य नहीं है। आपका 2 नंबर एक तो हो गया, ठीक है। तो 2 नंबर जिसमें है वो तो आपका आंसर होगा, ये या तो ए होगा या तो सी होगा, बी और डी तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। चलिए 3 नंबर में लिखा हुआ है कि निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में छोटा होता है। क्या सदैव छोटा होता है? नहीं। अगर उत्तल होता तो हम मानते कि हाँ सदैव छोटा होता है, ये भी आपका गलत है। डी में 4 में लिखा है निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होगा, बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये भी आपका गलत है, ये सही है, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ये तो आपका सही है साथियों, ये तो आपका सही है, क्योंकि लेंस अवतल लेंस है ना, दर्पण नहीं है, तो ये आपका सही है। गलत आपका 2 और 4 है, तो 2 और 4 यानी देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है, क्योंकि सत्य नहीं है, आपको चुनना था। अगला क्वेश्चन है पौधों की कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है सीधे तौर पर किस कारक के कारण होती है? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके आंतरिक जलांश में परिवर्तन के कारण। अगला सवाल है किसी पदार्थ की अवस्था चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो किसके द्वारा निर्धारित होती है? काफी अच्छा सवाल है। ए तापमान, बी दाब या सी आयतन। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल जो है साथियों तापमान और दाब पर, आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सक्रियता श्रृंखला के देखिए सक्रियता श्रृंखला में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी अपनी मुक्त अवस्था में। अगला सवाल है असंतृप्त कार्बन यौगिक का सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या होता है? बताइए काफी अच्छा सवाल है। ये केवल चक्रीय संरचनाओं का निर्माण करते हैं नहीं, इसमें सदैव ऑक्सीजन के साथ एक प्रक्रियात्मक समूह होता है, गलत। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्वि या त्रि आवंत होता है, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग है जो वृद्धि हार्मोन मोचन कारक को विमोचित करता है? जो वृद्धि हार्मोन विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है? तो भाई हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, हाइपोथैलेमस। अगला सवाल है एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होगा? तो भाई ये उदासीन होगा, बिल्कुल 7 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक छात्र परागन से पहले पुष्प की वर्तिका काट देता है, तो सबसे अधिक संभावित परिणाम क्या होगा? जब वर्तिका को ही काट देगा तो निषेचन कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी निषेचन नहीं होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक द्रव्य के कणों और बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी को जल में घोलना। भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान को उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? तो चीनी को जल में घोलना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों देखिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके। इसी तरह के बाकी के सेट्स भी आपके आएंगे, बाकी के क्लासेस भी आएंगे, तो डेली आपको क्लासेस देखनी है। पहला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, चैनल के अंदर मिल जाएगी। देखिए वीडियो को जरूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।